हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम अष्टांग हृदय का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, जो है ऋतुचर्या आता है। ठीक है, तो हमने उसमें 3 ऋतुओं के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे की ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पहले क्या देखा था कि ऋतुचर्या क्या होता है। तो ऋतु तो छः जो सीजन्स होते हैं, 6 ऋतुएं बांटी गई है एक साल में, 2-2 महीने के अकॉर्डिंग। तो 6 ऋतु में हम जैसे आहार विहार करते हैं उसको चर्या, तो ऋतुचर्या के बारे में बताया है। तो उसके दो कालों में आता है, आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में आता है शिशिर बसंत ग्रीष्म, ये बहुत उष्ण होता है। और विसर्ग काल में आता है वर्षा शरद और हेमंत, और ये शीत होता है, इसमें बल ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आदान काल और विसर्ग काल के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था हेमंत ऋतु में कि हेमंत ऋतु में जठराग्नि बलवान होती है, तो हमको मधुर अम्ल लवण रस वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए। फिर हमको प्रातःकाल अभ्यंग व्यायाम वगैरह करना चाहिए। अब फिर वातनाशक तेलों से अभ्यंग करना चाहिए, कुमकुम आदि का लेप लगाना चाहिए, मांस घी और तेल में भुना हुआ मांस खाना चाहिए, ये सब चीज़ें। फिर शिशिर ऋतु तो हेमंत के समान ही है शिशिर में। ठीक है, फिर हमने देखा था बसंत ऋतुचर्या। तो बसंत में क्या होता है कि जो कफ का संचय हुआ था शिशिर में, उसका प्रकोप हो जाता है, तो हमको यहाँ पे वमन कराना है, धूमपान नस्य कराना है, और जो भी जितनी भी कफ शामक चीज़ें वो सब करानी है। ठीक है, उसके बाद अपथ्य क्या है। बसंत में अपथ्य क्या है, गुरु शीत स्निग्ध अम्ल मधुर रस वाले पदार्थ और दिवा स्वप्न। ठीक है, अब बसंत ऋतुचर्या तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते ग्रीष्म ऋतुचर्या। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या, तीक्ष्णांशु अति तीक्ष्णांशु ग्रीष्मे संक्षिप्ति यत् प्रत्यहं शीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते अतो अस्मिन् पटु कट्व अम्ल व्यायाम अर्क करास्त्यजित। मतलब क्या है, ग्रीष्म ऋतु में तीक्ष्णांशु मतलब क्या होता है, सूर्य। ठीक है, सूर्य अपनी तेज किरणों से संसार के जलीय तत्व को सुखा देता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, इतनी गर्मी होती है, सूर्य का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ता है कि जितना भी जलीय अंश है, ठीक है, उसको वो सुखा देता है। ठीक है, उस कारण क्या होता है, शरीर का जो जलीय अंश है ना, जो कफ धातु, उसका भी क्षय होने लगता है। ठीक है, उसके कफ का क्षय होगा तो क्या होगा, उससे वात की वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो जो शिशिर में क्या होता है, कफ का संचय। ठीक है, बसंत में क्या हुआ, कफ का प्रकोप, और ग्रीष्म में हो जाएगा उसका शमन, है ना। तो ग्रीष्म ऋतु में हो गया कफ का शमन और हो गया वात की वृद्धि। वात की वृद्धि मतलब यहाँ पे वात का संचय हो रहा है, इसलिए इस ऋतु में क्या करना चाहिए, कटु अम्ल और लवण रस वाले रस पदार्थों का और व्यायाम धूप को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उष्णता बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें भी होने वाली है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली पित्त नहीं बढ़ा, लेकिन ये जो कटु अम्ल लवण रस वाले चीज़ें हैं, पदार्थ है, वो ना उसको बढ़ा देंगे उष्णता को और ज़्यादा, और जलीय अंश का शोषण करते हैं, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और व्यायाम का भी सेवन नहीं करना चाहिए और धूप का भी सेवन छोड़ देना चाहिए। ठीक है, फिर अब करना क्या चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो भजन मधुरमेव अन्न लघु स्निग्ध हीम द्रवम। इस ऋतु में अधिक मधुर आहारों का सेवन करें और लघु स्निग्ध पदार्थ और शीत पेयों का सेवन करें। ठीक है, मधुर चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिससे ना कब जो क्षय हुआ है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, और वात जो संचय हो रहा है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मधुर आहार का सेवन करना चाहिए, लघु स्निग्ध और शीतल पेय, क्योंकि हमको भी पता है कि ठंड में हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो हम ये सब यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, सत्तू का सेवन कौन सी ऋतु में करना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। सत्तू का सेवन ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए। शीत तोय सिक्तांगो लिहा सत्तू न शर्करान। ठीक है, तो सत्तू कैसे सेवन करना चाहिए, ये तो हो गया कि सत्तू ग्रीष्म ऋतु में सेवन करना है, लेकिन कैसे, अत्यंत शीतल जल लेना है। ठीक है, अत्यंत शीतल जल से स्नान करें, फिर चीनी मिलाकर सत्तू को चाटें। ठीक है, और चाटने योग्य बनाने के लिए उसमें शीतल जल मिलाना चाहिए, मतलब पहले अच्छे से ठंडे पानी से नहा लो, और उसके बाद में सत्तू को घोल के, सत्तू कैसे घोलेंगे, ठंडे पानी में चीनी मिलाकर सत्तू को घोलना है। सत्तू को बिना चीनी शक्कर, मतलब बिना शक्कर या फिर बिना नमक ऐसे खाली नहीं खाना है, कुछ न कुछ मिला के ही खाना है। ठीक है, तो अत्यंत शीतल जल से स्नान करके फिर चीनी मिलाकर और शीतल जल में घोलकर उसको चाटें,
और कौन सी ऋतु में सत्तू का सेवन करना है? ग्रीष्म ऋतु में। अब मद्य का सेवन, तो मद्य का सेवन करना है लेकिन कैसे करना है, और अगर नहीं करना है तो किन किन को नहीं करना है। ठीक है, तो मद्य सेवन विधि, मद्यम न पेयम पेयम व स्वल्पम सुबहुवारी वा, इन दिनों मद्यपान न करें। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में मद्यपान नहीं करें, और यदि पीना ही हो तो थोड़ा पिए, और उसमें भी बहुत सा जल मिलाकर पिए। इतना ही पिए जिन्हें यह अनुकूल पड़ता हो। ठीक है, मतलब जिनके लिए वो साथ में हो। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया साथ में हो। साथ में मतलब क्या होता है? जिनको आदत हो जाती है, मतलब उस चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि मतलब जो कोई बीमारी हो जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग दही को रात में नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग खाते हैं, उनका रेगुलर है कि उनको दही चाहिए, तो उनमें फिर इतनी कोई डिसीज़ नहीं होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शास्त्रों में लिखी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमको आदत हो जाती है कि हम वो करते रहते हैं, और उससे फिर हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो जिनके लिए अनुकूल है वो मद्यपान कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वैसे तो नहीं करना चाहिए, करना भी तो थोड़ा पिए और उसमें बहुत सारा पानी मिलाकर पिए। ठीक है, मद्यपान का निषेध, अन्यथा शोष शैथिल्य दाह मोहान करोति तत्, शास्त्रीय आज्ञा के विरुद्ध मद्यपान किया कि अगर अपन ने जो पढ़ा है अभी, अगर उसके अपोजिट अपन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कोई पी रहा है, या फिर अगर पी रहा है तो उसमें पानी नहीं मिला रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? शोष। ठीक है, क्षय मतलब ये एक टाइप का धातुओं का क्षय होने लग जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस टाइप, या फिर हमारी बॉडी में डेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, या फिर उसमें क्या होगा? शैथिल्य, अंग ढीले हो जाएंगे, दाह जलन होगी, मोह मतलब बेहोश हो जाएगा, ये सब विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो शास्त्र में जो मद्यपान की विधि बताई, अगर उसका विरोध करने से शोष, शैथिल्य, दाह और मोह मतलब बेहोशी होती है। फिर भोजन में क्या करना चाहिए? कुंद इंदु धवलम शाली मछलियाँ जांगले पले, तो कुंद मतलब चमेली के एक भेद होता है। ठीक है, मतलब कुंद के समान सफ़ेद, मतलब जो एकदम वाइट होता है ना, उसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि कुंद के समान सफ़ेद, इंदु चंद्रमा के समान शीतल, शाली चावल का भात को तीतर और बटेर आदि प्राणियों के मांस के साथ खाना चाहिए। ठीक है, पहले हमने हेमंत में देखा था कि उसमें नया चावल ले रहे थे। ठीक है, नया धान्य। फिर हमने वसंत में देखा था कि उसमें पुराना ले रहे थे। अब हमने यहाँ पर देखा है कि उसके शाली चावल लेना है कैसा? बहुत वाइट एकदम, मतलब चमेलिया कुंद के समान और इंदु चंद्रमा के समान शीतल। शाली चावल लेना है, उसको काय के साथ खाना है? मांस के साथ। किसके मांस का? तीते, मतलब जितने भी जांगल देश के मांस होते हैं ना, उनके साथ खाना है। ठीक है, फिर पेय पदार्थ की कैसे क्या क्या पीना चाहिए? पिबेद रसम न अति घनम रसालम राग खांडवो पानकम पंचसारम व नव मृदभाजने स्थितम मोचच उच्च दलेर युक्तम सा अम्लम मृद मय सुक्ति भी पाटला वासित चांबह स कर्पूरम सुशीतलम, मतलब क्या करना? अधिक गाढ़े मांस रस का सेवन न करें। मांस रस बनाना है। ठीक है, अब मांस रस कैसे बनता है कि मांस को पका के और उसको अस्थि रहित जो मांस होता है उसको पका कर उसमें कुछ उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य, कटु द्रव्य, मतलब जो भी, मतलब एक तरह से जो भी मसाला डालना हो उसको डालकर जो सूप टाइप बना जाता है वो मांस रस होता है। लेकिन वो क्या होना चाहिए? अधिक गाढ़ा नहीं होना चाहिए, मतलब पतला होना चाहिए। रसाला मतलब क्या होता है? श्रीखंड। राग मतलब रायता। खाडो मतलब जो भी खट्टे नमकीन घोल होते हैं, मतलब कोल्ड ड्रिंक, मतलब कुछ ड्रिंक्स होती है उनको, या फिर इनमें बता हम इनसे ना अचार वगैरह भी ले सकते हैं। पंचसार का सेवन करना है, और नई मिट्टी के पात्र में बनाया गया वैसे वाला। ठीक है, क्योंकि उसमें से सौंधी गंध आती है, वो बहुत शीतल होता है, और उसको और ज़्यादा शीतल करने के लिए केले अथवा महुए के पत्तों से ढक देना चाहिए, और वो शरबत पीना चाहिए। फिर उसमें कुछ खटाई भी मिलानी चाहिए। उसे पीने के लिए मिट्टी का, मतलब मिट्टी के बर्तन में ही उसको बनाना चाहिए, मिट्टी के बर्तन से ही पीना चाहिए। पीने से पहले उसे पाडल के फूलों तथा कपूर से सुगंधित करना चाहिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पंचसार क्या होता है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है कि पंचसार बताओ। तो मधु, खजूर, मुनक्का, फालसा, मिश्री, ये 5 चीज़ें है ना। मधु, खजूर, मुनक्का, फालसा, मिश्री, इनको पानी में मिलाना है। ठीक है, तो इनको पानी में मिला के और मिट्टी के बर्तन में इसको रखना है। उसमें तो कुछ हम खट्टाई भी मिला सकते हैं, और उसको पीना है, वो भी मिट्टी के बर्तन में। ठीक है, मतलब वो मिट्टी से जैसा कि वो ज़्यादा ठंडा रहेगा इसलिए। और लास्ट में उसमें पाडल के फूल या फिर कपूर से सुगंधित करना है। फिर ग्रीष्म ऋतु में रात में दूध पान करना है।
शशांक किरणान भक्ष्यान रजन्यान भक्ष्यन पिबेत शशितम आयुषम क्षीरम चंद्र चंदन नक्षत्र शीतलम। शशांक किरण नामक भोजन का सेवन करते हुए चंद्रमा तथा तारों द्वारा शीतल किया गया और मिश्री मिले हुए भैंस के दूध को पीना चाहिए। मतलब क्या, शशांक किरण द्वारा भोजन क्या है, मतलब सूर्य और चांद की रोशनी में उस दूध को रख के ठंडा किया हो और उसको उसमें मिश्री मिलाई हो, ऐसे दूध को रात को पीना चाहिए। और भी किसका, भैंस का दूध। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले बताया है अष्टांग हृदय में हम बोल सकते हैं कि भैंस का दूध का कहाँ कौन सी ऋतु में पीना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, अब मध्याह्नचर्या कि शाम को क्या करना चाहिए। अभ्र अंक महाशाल ताल रुद्ध उष्ण रश्मिसु वने माधवी स्तिष्ट द्राक्षा स्तबक कालशालिषु। दोपहर के समय धूप से पीड़ित मानव आकाश को छूने वाले अर्थात बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े शाल ताल तमाल वृक्षों से जहाँ सूर्य की किरणें छिप गई हो अथवा माधवी लता से परिवेष्टित अंगूरों की गुच्छों से युक्त उपवनों में शयने आराम करें। तो वन में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो वृक्ष रहते हैं उनकी छाया में वो छुप जाते हैं और शाम को मतलब अच्छे उपवनों में जाके आराम करना चाहिए। ठीक है, फिर शयन विधि, इस यहाँ पे शयन विधि बताई गई है और रात्रिचर्या भी इसमें बताई गई है। ठीक है, तो अभी हम पहले पूरा ग्रीष्म ऋतुचर्या पढ़ लेते, उसके बाद उसको रिवाइज करते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। शयन विधि क्या, सुगंधि हिम पानीय सिच मान पटालिके काय माने चिते च्युत प्रवाल फल लुम्बी भी। सुगंधी शीतल जल से बार बार सिंचन करना चाहिए। सिंचन किया गया वैसे पर्दों वाले आम के कोमल पत्तों और फलों को बंधन वारों से सुसज्जित, मतलब ना पर्दे वगैरह अच्छे इन शीतल जल से संचित किए गए हो और ऊंचाई व चौड़ाई में निवास करने वाले नर नारी शरीर के नाप वाले बिस्तर पे सोए। ठीक है, मतलब अच्छा शीतल सुगंधित बिस्तर होना चाहिए। कदली दल कहार मृणाल कमल उत्पले कोमले कल्पिते तल्पे हत्स कुसुम पल्लवे मध्य दिने अर्क आतापर्थ स्वप्यधार ग्रहे अथवा पुस्त स्त्री स्तन हस्ताश प्रवर्तो सिर वारिणी। मतलब क्या है, केले के पत्ते सुगंधित कमल के मतलब कलहार मतलब कमल के पत्ते मृणाल नील कमल से निर्मित खिले हुए फूलों से मुलायम पत्तों से युक्त कोमल शैया पर दोपहर की गर्मी से पीड़ित पुरुष सोए अतः धारागृह के समीप शयन करें। ठीक है, जिस ग्रह में शिल्पियों द्वारा स्त्री की आकृति की पुतलियां बनाई गई हो उसके स्तन हाथों तथा मुख पर रखे गए खस से सुगंधित जल बह रहा हो तो ऐसे स्थान पर शयन करना चाहिए। ठीक है, कि मतलब जहाँ पे ना सुगंधित फूल वगैरह बिछे हुए हो या फिर धारागृह के समीप में। ठीक है, रात के समय क्या करना चाहिए, निशा कर करा किरणें शोध पृष्ठ निशा सूचो। मतलब रात के समय चूना पुते मतलब वाइट, ग्रीष्म ऋतु में जितना वाइट पहनो जितना वाइट चीज़ों से सेवन करो उनके आसपास रहो वो उतना अच्छा होता है। तो चूना पुते हुए महल की छत पर जहाँ चंद्रमा की चांदनी छिटकती हो वहाँ पर बैठना है लेटना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें क्या, ग्रीष्म में ना व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो जाता है, एक तरह से हमें बोले कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही तो कुछ मनोहर वातावरण में रहना चाहिए। तो क्या, स्वस्थ चित्त से चंदन आर्द्र शव मालिना निवृत्त काम तंत्र से सुसूक्ष्म तनुवास जल आर्द्र स्थाल वृत्तानि विस्तृता पद्मिनी पुटा उच्छेपाश्च मृदुक्षेपा जल वर्ष हिमानिल कर्पूर मल्लिका माला हारा हर सहरि चंदना मनोहर कला आलापा शिष्य व सारिका सुखा मृणाल वलया कांता प्रोत्त फुल्ल कमल ओज्ज्वला जंगमा इव पद्मिनो हरंती दायिता क्रमण। मतलब क्या है, इन दिनों चित्त को स्वस्थ रहना रखने वाले चंदन के लेप से शरीर को गीला करे। ठीक है, फूलों और रत्नों की माला धारण करे, स्त्री सहवास न करे। ठीक है, इसमें बोला स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए। पतले और हल्के वस्त्र धारण करना चाहिए। पानी में भिगोए हुए ताड़ के फल पंखों की हवा करने चाहिए और कमल के पत्तों की हवा करना चाहिए। ठीक है, मोर के पंखों से हवा करे जो धीरे धीरे हिलाए जा रहे हो। इन सभी प्रकार के पंखों में शीतल जल की बूंदें गिर रही हो और शीतल हवा आ रही हो। ठीक है, फिर क्या करना चाहिए, कपूर के घोल से सुवासित स्फटिक की माला। ठीक है, स्फटिक क्या एक टाइप से फिट करी होती है, हाँ स्फटिक मतलब फिट करी, उसकी माला धारण करनी चाहिए। इसको मल्लिका माला बोलते हैं। ठीक है, तो मल्लिका माला का धारण कौन सी ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु में। हरी चंदन से सुवासित मोती की माला धारण करें। चारों तुतली वाणी बोलने वाले शिशु खेल रहे हो, सूखे मतलब तोता मैनाएं वगैरह भी आसपास आवाज़ कर रहे हो। कमल नाल में कंकण धारण किए हुए और खिले कमलों के समान उज्ज्वल मुखों वाली चलती फिरती कमलिनियों के सदृश नारियां ग्रीष्म काल जनित सुस्ती को दूर कर देती है। ठीक है,
तो हम देख लेते हैं कि ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या क्या हमने पढ़ा है और हमको कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो ग्रीष्म में पहले तो वही कि सूर्य की गर्मी से वो सबके सारे जलीयांश को सुखा देती है, जिससे कफ का क्षय होता है और वात की वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसमें अम्ल, लवण, कटु रस पदार्थ, व्यायाम और धूप का सेवन नहीं करना है। यह हो गया। फिर सेवन किसका करना चाहिए? मधुर पदार्थ, लघु स्निग्ध और शीतल पेयों का सेवन करना चाहिए। सत्तू का सेवन कौन सी ऋतु में करना है? ग्रीष्म ऋतु में ठंडे पानी में चीनी मिलाकर। ठीक है, मद्य का सेवन वैसे तो नहीं करना है, लेकिन अगर करें तो थोड़ी मात्रा में पिए और जल मिलाकर पिए। ठीक है, मद्यपान का निषेध किया गया है इस ऋतु में, लेकिन अगर तुमने नहीं मानी इनकी बात तो तुमको क्या हो सकता है? शोष, शैथिल्य, दाह और मोह सॉरी। उसके बाद आती है भोजन विधि। तो भोजन कैसा होना चाहिए? स्वच्छ, मतलब सफ़ेद, कुंदन के समान सफ़ेद, कुंद के समान सफ़ेद और चंद्रमा के शीतल किरणों में रखे के समान, मतलब चंद्रमा की शीतल किरणों में बहुत ठंडा, वाइट, ऐसे शाली चावल को तितिर और बटेर आदि जंगल प्राणियों के मांस के साथ लेना चाहिए। पीने के लिए भी मांस रस, लेकिन वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए। रसाला, राख, खाडो, पंचसार का प्रयोग जो मिट्टी के बर्तन में रखा गया हो और मिट्टी के बर्तन से ही उसको पीना चाहिए। रात में भैंस का दूध पीना चाहिए मिश्री मिलाकर। मध्याह्न ऋतुचर्या में मतलब शाम को क्या करना चाहिए? अच्छा, अंगूर के गुच्छों के उपवनों वगैरह, मतलब अंगूर के उपवनों वगैरह में आराम करना चाहिए। शाम को अच्छा बिस्तर होना चाहिए जो फूलों की पत्तियों वगैरह से सुसज्जित हो और वहाँ पे केलों के पत्ते वगैरह से मुलायम हो, जिससे वहाँ पे गर्मी नहीं पड़ रही हो, और धारागृह के समीप होना चाहिए। ठीक है, रात्रिचर्या, रात में चूना पुते हुए महल की छत पर आराम करना चाहिए। फिर मनोहर चीज़ें जैसे कि चित्त को स्वस्थ बनाए रखना, चंदन का लेप लगाना, माला, मणि, मुक्ता धारण करना, कपूर के घोल के समान से सुवासित स्फटिक को धारण करना, पंखों की हवा वगैरह, ये सब चीज़ आएगी। ठीक है, तो यह हो गई ग्रीष्म ऋतुचर्या। तो इनमें से हम कम से कम 8-9 पॉइंट तो लिख ही सकते हैं, और ग्रीष्म ऋतुचर्या में तो और भी ज़्यादा पॉइंट्स है। ठीक है, 5 मार्क्स में अकेली एक ऋतुचर्या आ सकती है, या फिर 10 मार्क्स में आ सकता है कि ऋतुचर्या का विस्तृत वर्णन करो, या फिर आदान काल या विसर्ग काल के बारे में बताओ। ठीक है, अब पढ़ते हैं वर्षा ऋतुचर्या। ठीक है, आदान ग्लान वपुषा मग्नि सन्नो अपि सीदति वर्षासु दोषर दुष्यन्ते ते अम्बु लम्ब अम्बुदे अम्बरे सतुषारेण मरुता सहसा शीतलेन च भूवाष्पेण अम्लपाकेन मलिनेन च वारिणा वहनेनैव च मंदेन तेष्विन अन्यदुषिषे भजेत साधारणं सर्वं उष्णस्तेजन च यत्। तो क्या है? वर्षा ऋतु। यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ से विसर्ग काल चालू हो रहा है। ठीक है, तो आदान काल में हमने देखा था कि व्यक्ति दुर्बल वगैरह रहते हैं, उनकी जठराग्नि मंद हो जाती है, तो वो अग्नि मंद है उसको, और वातादि दोष भी उससे मंद पड़ जाते हैं। ठीक है, और आकाश में बादल छाए रहते हैं तो दोष और ज़्यादा प्रकोपित होते हैं उसके। और क्या होता है उसमें? पृथ्वी में से निकले भाप के प्रभाव से आहार भी अम्ल विपाक वाला हो जाता है, हम मैले जल का प्रयोग करते हैं, जठराग्नि भी मंद है, इन सब से क्या होता है? हम दूषित होता है और हमारा शरीर भी दूषित होता है। तो ऐसी स्थिति में कैसा आहार विहार करना चाहिए? साधारण आहार विहार, वो भी कैसे? वात आदि दोषों का शमन करने वाला और जठराग्नि को बढ़ाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ से विसर्ग काल चालू हो रहा है। ठीक है, तो अग्नि पहले से मंद थी, तो मंद अग्नि है, अम्ल विपाक है द्रव्यों का, शीत वायु के स्पर्श आदि से। ठीक है, मैले जल का प्रयोग करते हैं, जठराग्नि मंद पड़ रही है, इन सब के लिए हमको साधारण आहार विहार और दोष शमन करने वाला आहार विहार और जठराग्नि बढ़ाने वाला आहार विहार करना चाहिए। ठीक है, उसमें वात का संचय हुआ था ग्रीष्म ऋतु में, तो यहाँ पर क्या होगा? वात का प्रकोप। ठीक है, अब शरीर शुद्धि। आस्थापनम शुद्ध तनुर्जीर्णम धान्यम रसानकृतान जांगलम पिशितम युषान मध्व अरिष्ट चिरंतनम मस्तु सोवर्चल आड्यम वा पंचकोलचूर्णितम दिव्य कोपम शतम चाम्भो भोजनम त्व अति दुर्दिने व्यक्त अम्ल लवण स्नेहम संशुष्कम शोद्रवत लघु। मतलब क्या होता है? हमने देखा था कि वसंत ऋतु में क्या हो रहा था? कफ का प्रकोप हो रहा था। वसंत में क्या हो रहा है? कफ का प्रकोप हो रहा है, तो हमने क्या करा था? वमन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे वर्षा ऋतु में, ठीक है, वात का प्रकोप हो रहा है, तो उसके लिए हम देंगे बस्ती। ठीक है, अब बस्ती आप लोग आगे पढ़ोगे कि कितने प्रकार की बस्ती होती है और ये सब।
तो वो हम आगे तक पढ़ेंगे। लेकिन वात को शमन करने के लिए बस्ती देते हैं, पित्त के लिए वमन देते हैं, और सॉरी कफ के लिए वमन देते हैं और पित्त के लिए देते हैं विरेचन। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा है कि इस ऋतु के प्रारंभ में वमन विरेचन क्रियाओं द्वारा शरीरगत संचित दोष का शोधन करके आस्थापन बस्ती का प्रयोग करना, सेवन करें। ठीक है, और साधारण आहार में क्या करें, पहले खाए हुए भोजन का अच्छे से पच गया हो, उसके बाद क्या करना चाहिए, पुराने जौ या गेहूं के बने हुए पदार्थ, अच्छे तरह से पकाए हुए मांस रस, मतलब कौन सा मांस रस, वो भी जांगल देश के पशु पक्षियों का। ठीक है, मूंग आदि दालों का जूस मतलब वही कि दाल का जो पानी पिलाते ना वो, पुराना मधु, पुराना आसा वरिष्ठ, मस्तु, सोवरचल, नमक के प्रकार में से एक आता है सोवरचल, पंचकोल में क्या आता है, 5 चीज़ें आती है पंचकोल में। ठीक है, पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्ता और नागरमोथा, ये 5 एक तरह से मेडिसिन ही है। ठीक है, द्रव्य है, तो इन 5 द्रव्यों से मिलकर पंचकोल बनता है। ठीक है, तो पिपली, पिपलामूल, चव्य, चित्रक और नागरमोथा, इनका चूर्ण मांस और मांसरस जूसों के आसव का सेवन करें। ठीक है, मतलब जो भी हम मांसरस वगैरह जूस आसव वरिष्ठ सेवन कर रहे हैं ना, उसमें क्या डालना चाहिए, पंचकोल डालना चाहिए। ठीक है, फिर और क्या क्या सेवन करना चाहिए, अपादचारी सुरभि सततम धूपित अंबर हर में पृष्ठे वशेद वाष्प शीत सीकर वर्जित है, मतलब नंगे पैर गीली भूमि पर और कीचड़ में नहीं चलना चाहिए, कि बारिश में वही ऐसे बोल सकते हैं कि एनिमल्स का डर रहता है कि कभी भी कोई कीड़ा वगैरह सांप वगैरह काट सकता है, इसलिए इतना। और हमारे पैरों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पैर ऐसे हमने पढ़ा था दिनचर्या में कि पैरों पर अभ्यंग करने से नेत्र अच्छे होते हैं, तो हम हमारे शरीर का किसी भी अंग को हमने ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, एक तरह से बोल सकते हैं। इत्र आदि सुगंधित द्रव्यों का पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, अगुरु आदि की धूप का देना चाहिए, छत के ऊपर चारों ओर खुले कमरों में निवास करें जहाँ पृथ्वी से निकलने वाली भाप ना हो, सर्दी ना हो और वर्षा की बौछारें भी नहीं हो। ठीक है, मतलब गीली मिट्टी वगैरह पे नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, अगुरु आदि का धूपन करें और ऐसी जगह पर रहे जहाँ पे बाहर से बारिश वगैरह नहीं आ रही हो, भाप वगैरह नहीं हो। ठीक है, त्याज्य विहार मतलब किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, नदी जलोद मंथाह स्वप्न आयास आतप त्यजित, मतलब नदी या नद के जलों तथा पतला मट्ठा छाछ को न पिए। ठीक है, नदी के जल मट्ठा छाछ वगैरह नहीं पीना चाहिए, सत्तू का सेवन नहीं करे। सत्तू का सेवन कौन सी ऋतु में करना है, ग्रीष्म ऋतु में, और सत्तू का निषेध किस में बताया, वर्षा ऋतु में। ठीक है, दिन में नहीं सोए, दिवा स्वप्न और किस में बताया था, बसंत में और इसमें भी। ठीक है, अधिक परिश्रम न करे और धूप का सेवन न करे। ठीक है, शरद ऋतु वाले तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने वर्षा में, कि जठराग्नि मंद है इसलिए हमको अच्छा आहार विहार करना चाहिए, जठराग्नि को बढ़ाने वाला। ठीक है, फिर हमको आस्थापन बस्ती करनी चाहिए, आस्थापन बस्ती का सेवन को आस्थापन बस्ती देने से पहले वमन विरेचन से शरीर को शुद्ध करना चाहिए। आहार में अच्छे प्रकार से पकाया हुआ मांस रस, पुराना जौ गेहूँ से बने पदार्थ, फिर मूंग का यूज, पुराना मधु, आसव वरिष्ठ, क्या मिला के, पंचकोल, पिपली, पिपलामूल, चव्य, चित्रक और शुंठी, मतलब नागरमोथा को बोला है। ठीक है, नागरमोथा नहीं आएगा, ये ना यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सिर्फ नागर आएगा। ठीक है, पिपली, पिपलामूल, चव्य, चित्रक और नागर मतलब होता है शुंठी। ठीक है, और वही नंगे पैर गीली मिट्टी या कीचड़ में नहीं चलना चाहिए, और ऐसी जगह पे निवास नहीं करें जहाँ पे बारिश की बौछार और भाप वगैरह आ रही हो, और नदी के जल छाछ नहीं पीना चाहिए, सत्तू का सेवन न करें, दीवा स्वप्न नहीं करें, अधिक परिश्रम नहीं करें और धूप का सेवन नहीं करें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शरद ऋतुचर्या। तो क्या है, वर्षा शीत उचित अंगानाम सहसेर व अर्क रश्मि भी तप्तानाम संचितम वृष्टो पित्तम सर्दी कुप्यते त्यज्या घृतम तिक्तम विरेको रक्त मोक्षणम। वर्षा ऋतु में पानी से भीगे हुए अतः शीतता युक्त प्राणियों के शरीर में पित्त का संचय क्रमश होता है। ठीक है, वर्षा में क्या हो रहा था, वर्षा में वात का प्रकोप हो रहा था। ठीक है, ठीक है, और वात के प्रकोप के साथ में क्या होता है वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है और पित्त का संचय होता है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में जो संचित पित्त है उसका शरद में क्या होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, और पित्त के शमन के लिए हमने क्या बोला था, विरेचन। ठीक है, ये याद रखना, तभी हम ये पढ़ रहे हैं। तो क्या है
जो भी शीतलता युक्त प्राणी वर्षा में भीगे हुए उनके शरीर में पित्त का संचय क्रमशः हो जाता है। तो इस ऋतु में क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है। ठीक है, और इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रकार के पित्त जनित विकारों को पैदा कर जाए, इसीलिए इसे तिक्त घृत का सेवन, विरेचन और रक्त मोक्षण करना चाहिए। पित्त का प्रकोप हुआ है तो पित्त शामक चीज़ें करनी चाहिए। तो पित्त शामक क्या होता है, तिक्त घृत का प्रयोग, विरेचन हमने देखा था पंचकर्म में विरेचन कराता है, और रक्त मोक्षण भी पित्त शामक होता है। ठीक है, ये तिक्त घृत आगे आप लोग पढ़ोगे कुष्ठ वगैरह में, वहाँ पाएगा वहाँ तिक्त घृत का और तिक्त घृत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब क्या है, आहार विधि। ठीक है, तो आहार कैसे करना है, तिक्त स्वादु कषायम से शुद्धितो अन्न भजत लघु शाली मुदग सीता धात्री पटोल मधु चांगल। हमने देखा था कि पित्त को शमन करने वाले रस कौन से, तिक्त, कषाय और मधुर। तो इन रसों वाले आहार का सेवन करना चाहिए, वो भी भूख लगने पर थोड़ी मात्रा में। ठीक है, शाली चावल, मूंग, मिश्री, आंवला, परवल, मधु आदि और जांगल पशु पक्षियों का मांस रस। ठीक है, इनका सेवन करना चाहिए। तो स्पेशल क्या है, तिक्त, मधुर और कषाय रस वाले आहार का सेवन। फिर हंसोदक का वर्णन कौन सी ऋतु में किया गया है, शरद ऋतु में। ठीक है, जैसे हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा या फिर आप लोग करते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाते हैं जो उसमें अमृत आ जाता है, उसी प्रकार हंसोदक का वर्णन किया गया है। अब इसका श्लोक याद कर लीजिए। तप्तं तप्तांशु किरणे शीतं शीतांशु रश्मिभिः सम्मत्ता दप्पहो रात्रम् अगस्त्योदय निर्विशम शुचि हंसोदकम नाम निर्मलम मलचिचिलम न अभिषंदे न वा रुक्षम पानादिषु अमृतोपमो। एग्जाम में हंसोदक 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप हंसोदक तो बहुत अच्छे से कर लेना। दिन में स्वाभाविक रूप से सूर्य की किरणों से तपा हुआ, ठीक है, और रात में चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ, अगस्त धारा आदि के उदय होने से निर्विष हुआ, पवित्र, निर्मल, दोषनाशक जो जल होता है उसको हंसोदक कहते हैं। ठीक है, तो जल को क्या करते हैं, दिन में सूर्य की किरणों में रखते हैं, रात को चंद्रमा की किरणों में या फिर अगस्त तारा वगैरह के उदय होने से जो दोष रहित हो जाता है, पवित्र, निर्मल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हंसोदक कहते हैं। यह अभिषंद कारक नहीं होता है, मतलब शरीर में श्रोत में अवरोध नहीं करता, न ही रुक्ष होता है, अमृत के समान गुणों वाला होना चाहिए, इसलिए इसको पीना चाहिए। ठीक है, तो यह हंसोदक हो गया। इसका श्लोक आप याद कर लीजिए, हो सके तो 3 यहाँ तक तो करना, नहीं तो फिर ये इतना तो कर ही लेना। ठीक है, भाव मिश्र ने ना इसको अंशुदक भी बोला है, ये याद रखना। फिर आता है विहार, कि शरद ऋतु में कैसा विहार करना चाहिए। चंदन उशिर कर्पूर मुक्ता अष्टक वसनो वसन उज्ज्वल सोदेशु सोदध्वला चंद्रिका रजनी मुखे। मतलब रात होने के 1 से 2 घंटे पहले, मतलब शुरू में चंदन, खस आदि कपूर का लेप लगा करके, मोतियों की माला धारण करके, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, चूने से पुते भवन की छत पर बैठकर चूने के सदृश उज्ज्वल चांदनी का सेवन करें। ठीक है, तो चूने के से पुते हुए भवन की छत पर बैठने का कौन सी ऋतु में बताया था, ग्रीष्म ऋतु में भी बताया था। ठीक है, और इसमें भी करना है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में वातावरण उष्ण था, अब इसमें शरीर के अंदर पित्त प्रकोपित है इसलिए। ठीक है, अपथ्य, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तुषार शार सोहित्य दधि तेल वसातपन आतपान तीक्ष्ण मध्य दिवा स्वप्न पूर्व वातान परित्यजेत। ओस का सेवन नहीं करना चाहिए। तुषार मतलब ओस, क्षार पदार्थ तो जो अल्कली होते हैं ना, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। पेट भर के भोजन नहीं करना चाहिए। दही, तेल, वसा, तेज धूप, तीक्ष्ण मध्य, दिन में सोना भी नहीं चाहिए, और पूर्व की ओर से जो हवा रही है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दिवा स्वप्न कहाँ कहाँ नहीं बताया कि दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए। किस किस में बोला है, बसंत में बोला है, वर्षा में बोला है, और शरद में बोला है। ठीक है, तो हम पहले शरद ऋतुचर्या को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है, तो पित्त शामक चीज़ें करेंगे। क्या, तिक्त घृत का सेवन, विरेचन और रक्तमोक्षण। तिक्त मधुर कषाय रस वाले आहार का सेवन करेंगे। शाली चावल, मूंग, मिश्री, आंवला, परवल और जांगल प्राणियों का मांस। हंसोदक बताया गया इसमें क्या है, हंसोदक में सूर्य की किरणों से तपा हुआ, चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ, पवित्र, निर्मल, दोषनाशक जो जल होता है वो हंसोदक है। ठीक है, विहार में क्या करना चाहिए, रात को चंदन आदि का लेप लगा करके चूने से पुती हुई छत पर मोती की माला धारण करके बैठना चाहिए और चांदनी का सेवन करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए शरद ऋतु में, ओस, क्षार, भरपेट भोजन, दही, तेल, वसा, तेज धूप, तीक्ष्ण मध्य, दिवा स्वप्न और पूर्व की दिशा से जो वायु आती है ना उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब आता है संक्षिप्त ऋतुचर्या।
ठीक है। तो यहाँ पे ना स्पेशल बताया गया है, जैसे हमने वो तो देखा था कि कौन से ऋतु में कौन सा रस बलवान होता है ना, TK2 ALM शिवग्री वस है, लेकिन यहाँ पे ना कौन सा रस का सेवन करना चाहिए वो बताया। शीते वर्षासु चाध्या स्त्रीन वसंते अंत्यान रसान भजेत स्वादु निदाघे शरदि स्वादु तिक्त कषायकान शरद वसंतयो वृक्षम शीतम घर्म घनांतयो अन्नपानम समासेन विपरीतम मतो अन्यदा। मतलब क्या है कि शीतकाल में, ठीक है, मतलब हेमंत और शिशिर में और वर्षा ऋतु में कौन से 3 रस मधुर अम्ल लवण का सेवन करना चाहिए। बसंत में कौन से 3 तिक्त कटु कषाय रस का सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस का सेवन करना चाहिए, स्पेशल मधुर रस ही था, ठीक है। शरद में मधुर तिक्त कषाय जो पित्त को शमन करने वाला है। और शरद तथा बसंत में रुक्ष अन्न का और पेय का सेवन। ग्रीष्म और घन अंत मतलब क्या बोला है, शरद को बोला है घन अंते। घन अंते मतलब घन मतलब बादल, बादल वर्षा ऋतु में था, तो अंत मतलब शरद ऋतु, ठीक है। उनमें शीत गुण वाले अन्नपान का सेवन। हेमंत शिशिर और वर्षा में रुक्त शीत के विपरीत मतलब स्निग्ध और उष्ण अन्नपान। तो हम देख लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि बसंत में क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है, ठीक है, तो कफ शामक कौन से रहते हैं, कठोर तिक्त कषाय, ठीक है। और शरद में क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है, तो पित्त शामक मधुर तिक्त कषाय। वर्षा में क्या होता है, वात का, तो मधुर अम्ल लवण। लेकिन वर्षा के साथ जो दूसरी शीत ऋतु है ना उनमें भी निदागे मतलब ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म को बोला, इसमें सिर्फ मधुर रस का सेवन करना चाहिए, ठीक है। अब आहार में आते तो बसंत और शरद में रुक्ष अन्न और पेय, ग्रीष्म और शरद में शीत गुण वाले, और बाकी जो 3 बचे उसमें क्या करना है, स्निग्ध और उष्ण अन्नपान का सेवन करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ये राशि आ गई है। ये राशि वैसे पूछते तो नहीं है, आज तक कभी नहीं पूछी गई है, और अगर पूछेंगे भी तो ऑब्जेक्टिव में 1-2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमको पता है कि कौन सी ऋतु कौन से मास की होती है, ठीक है। तो माघ फागुन से चालू होता है तो शिशिर, फिर चैत्र वैशाख में बसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म, श्रावण भाद्र वर्षा, अश्विन कार्तिक शरद और मार्गशीर पौष में हेमंत। लेकिन ये जो राशि है कि बसंत में कौन सी राशि होती है, मीन और मेष, ठीक है। ग्रीष्म में वृष और मैथुन, वर्षा में कर्क सिंह, शरद में कन्या तुला, हेमंत में वृश्चिक और धनु, और शिशिर में मकर और कुंभ। इसकी तो कोई ट्रिक भी नहीं है, आप लोग बस यूं ही पढ़ लेना 1-2 बार अगर याद रहता है तो। फिर इसमें क्या है, संशोधन उपयोगी ऋतुक्रम, इसको छोड़ देते हैं, बस ये एक ही रहने दो। उसके बाद वही वात पित्त कफ का जो संचय प्रकोप प्रशमन, तो वात का संचय ग्रीष्म ऋतु में हो रहा था, ठीक है, और पित्त का, और फिर वात का प्रकोप प्रावट मतलब वर्षा ऋतु में, और शरद में उसका शमन हो रहा था। पित्त का काय में संचय होता वर्षा में, प्रकोप शरद में, और बसंत में उसका शमन। कफ का हेमंत और शिशिर में, यहाँ पे शिशिर भी लिख, ठीक है, और प्रकोप हो रहा था बसंत में, और शमन हो रहा था प्रावट ऋतु में मतलब वर्षा ऋतु में, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने ना वर्षा ऋतु तो बताइए, लेकिन वर्षा और ग्रीष्म के बीच में प्रावट ऋतु बताइए, और कुछ आचार्य ने वर्षा को ही प्रावट बोला है, बाकी राशि और इनको भी रहने देते हैं। फिर रस सेवन, नित्यम सर्व रसाभ्यास स्वस्वाधिक्यम अमृतावृतो, सभी ऋतु में प्रतिदिन 6 रसों का सेवन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रस बता दिया तो बस उसी को खा रहे हैं, 6 रस, लेकिन मुख्य रूप से उनका, ठीक है। जिस ऋतु में जिन रसों का सेवन विशेष निर्देश किया गया उस ऋतु में उस रस का अधिक सेवन करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम मधुर अम्ल लवण रस का सेवन करने लगे वर्षा ऋतु में तो बस वही कर रहे हैं, हमें दूसरे भी रस सेवन करना चाहिए, लेकिन अधिक मात्रा में उनका सेवन करना चाहिए, ठीक है। फिर आता है ऋतु संधि। ऋतु संधि क्या होता है, 2 ऋतुओं के बीच का टाइम, ठीक है। हर ऋतु कितने कितने दिन की होती है, 2-2 महीने की, ठीक है। तो पहले वाली ऋतु का लास्ट वाला वीक और आने वाली ऋतु का पहले वाला वीक, तो 2 वीक मिलाकर एक ऋतु संधि होती है, ठीक है। इसका श्लोक याद कर लेना, ये पूछते हैं 2 नंबर में। ऋतु और अन्यादि सप्ताह ऋतु आवृत ऋतु संधिमति, ठीक है, बस इतना ही कर लेना। ऋतु और अन्यादि सप्ताह ऋतु संधि ऋतु स्मृत तत्र पूर्व विधि त्याज्य सेवनियों अपर क्रमात् असात्मेजा ही रोगा शिव सहसा त्यागशीलनाथ। मतलब 2 ऋतु के जोड़ों को ऋतु संधि कहते हैं। प्रथम ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने वाले ऋतु का प्रथम सप्ताह मतलब 15 दिन को ऋतु संधि बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि ऋतु संधि कितने दिन की होती है, तो 15 दिन, और अगर सप्ताह में आएगा तो 2 सप्ताह, ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहिए, जो पहले ऋतु थी, मतलब जैसा भी बसंत, मान लो बसंत ऋतु चल रही है, ठीक है,
अभी तो वर्षा चल, ठीक है, अभी वर्षा ऋतु चल रही है ना, तो वर्षा ऋतु का जो हम आहार विहार कर रहे हैं, तो जो लास्ट वाला वीक है ना जिसमें ऋतु संधि है, उसमें ना वर्षा ऋतु का आहार छोड़ना है, और जो वसंत ऋतु आने वाली ना उसका आहार विहार करना है। ठीक है, तो छोड़ते हुए अगली ऋतु का आहार का अभ्यास करना प्रारंभ करते। यदि आप पहली ऋतु को सहसा छोड़कर दूसरी का आरंभ करेंगे तो उससे असात्म जनित रोग हो जाएंगे। ठीक है, हो गया ऋतु संधि। इसमें क्या करना है, जो पहली वाली ऋतु है ना उसका अंतिम सप्ताह, ठीक है, और जो आने वाली ऋतु है उसका प्रथम सप्ताह होता है, उसको 15 दिन को क्या बोलते हैं, ऋतु संधि। ठीक है, तो जो पहली वाली ऋतु है उसका आहार विहार को छोड़ना है और उसमें आने वाली ऋतु का आहार विहार लेना है। ठीक है, ताकि ये इसमें साथ में हो जाए। ये इसी के साथ हमारा ऋतुचर्या चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।